हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने जो वीडियो के सीक्वेंसेस बता रहे हैं दैट इज डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी, उसी के सीक्वेंस में अगला वीडियो लेकर आपके सामने है। आज का हमारा फाइलम है दैट इज अ फाइलम हेमिकोडेटा। अब सर, इस हेमिकोडेटा को लिए आप शब्द को अगर डेसिफर करें तो ये दो हिस्सों में बटेगा। हेमी का मतलब अगर सरल भाषा में लिया जाए तो हम कहते हैं हाफ, आधा। और कोडेटा के बारे में क्या कहना, दैट्स ए कोडेटा। इसका मतलब एक ऐसा फाइलम है जो वास्तव में आधा कोडेटा है। तो कोडेटा है ऐसा हम माना करते थे। तो पहले हम जैसा हमेशा करते हैं कि एनसीईआरटी की लाइनें हम आपके सामने दिखाएं, उससे पहले जरूरी है उन कुछ लाइनों को जान लें जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एटलीस्ट वो आपके एनसीईआरटी में बोल्ड लेटर में है। लेकिन सर, इस फाइलम में कुछ और खास बात है। खास बात ये है कि जिसको आज हम फाइलम कह रहे हैं, एक समय हम इसको फाइलम कहते ही नहीं थे। एक्चुअली पहले हम इसको माना करते थे एंड दैट इज सब फाइलम ऑफ, ये पुरानी बात है, सब फाइलम ऑफ कोर्डेटा, ऐसा पहले माना जाता था। ये जो हम शब्द बोल रहे हैं ये इनिशियली था, यानी हम पहले इसे कोर्डेटा मानते थे। अभी हम बात करेंगे क्यों मानते थे। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ गलत हो गया है। अब लोग कहते हैं कि सर ये कोर्डेटा है ही नहीं, ये लाइन काट दी गई, एंड नाउ इट इज ए सेपरेट फाइलम। अब हम एकदम स्पष्ट रूप से इसे एक सेपरेट फाइलम बताते हैं एंड दैट इज हेमिकोडेटा। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, क्योंकि पहले जब हम कोडेटा पढ़ाते थे तो कहते थे कोऑर्डिनेट्स में दो हिस्सों में बांटेंगे। पहले की बात कर रहे हैं, शायद हम जब पढ़ते थे तो ऐसे ही हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट्स को दो हिस्सों में बांटेंगे। एक कहलाता था प्रोटोकोऑर्डिनेट और एक कहलाता था वर्टिब्रेट्स। और प्रोटोकोऑर्डिनेट को तीन हिस्सों में बांटते थे, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। खैर, तो अब ये बात स्पष्ट है कि हम इसे एक सेपरेट फाइलम मानते हैं। लेकिन हम इस पॉइंट को फिर से अभी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें समझ लें। सबसे पहली बात आती है एंड दैट इज अ मरीन फाइलम। और अगर आप हमारे इस चैप्टर के सभी वीडियो के साथ हैं तो आप जानेंगे कि ये शब्द मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ। मरीन फाइलम के नाम पे आपके पास तीन फाइलम अब तक हो चुके हैं, तीनों आपको ध्यान रखना चाहिए। एक फाइलम था टीनोफोरा, टीनोफोरा, कॉम्ब जेली जिसे कहते थे। दूसरा बड़ा पुराना सवाल था और लास्ट वीडियो में भी हमने आपसे इसका जिक्र किया था एंड दैट वाज इकाइनोडर्मिटा। और तीसरा यही है हेमिकोडेटा। सिर्फ तीन फाइलम अभी तक हमें पता हैं जो एक्सक्लूसिव मरीन है। तो ये लाइन बड़ी अहम हो जाती है कि भाई एक्सक्लूसिव मरीन फाइलम कहलाएगा। तो हम इसी जगह पर फिर से पहली बात कर लें अपनी कि भाई मरीन फॉर्म है, पहली बात। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जरूर जानना चाहिए। शरीर यहाँ पर तीन हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा सबसे आगे की तरफ होगा जिसे हम प्रोबॉसिस कहते हैं, लाइक। दूसरा हिस्सा, सॉरी, हाँ, पहला हिस्सा प्रोबॉसिस कहलाता है, दूसरा हिस्सा कॉलर कहलाता है और तीसरा हिस्सा जो है वो ट्रंक कहलाता है। यस, ये किताब में आपकी फोटो भी बनी हुई है, तो मोरलेस वैसी ही फोटो हम आपसे चाहेंगे। नाम में लिख दूं कि ये वाला हिस्सा जो फर्स्ट पार्ट है एंड दैट इज द प्रोबॉसिस। प्रोबॉसिस, प्रोबॉसिस का मतलब सूंड होता है। इसलिए जब एलिफेंट आप पढ़ेंगे अपने मैमल्स में तो एक क्लास का नाम है, एक ऑर्डर का नाम है प्रोबोसिडिया, यानी ऐसे मैमल्स जिनमें सूंड पाई जाती है। जाहिर है हाथी का हम जिक्र आपसे कर रहे होंगे। दूसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कॉलर और तीसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ट्रंक। यानी यहाँ पर जब भी आप शरीर देखेंगे तो तीन हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा, प्रोबॉसिस, ट्रंक एंड कॉलर। वो बीच वाला हिस्सा जो है वो कॉलर है। तो अब जब शुरू में हम इसको पहले देखा करते थे तो यहाँ पर जो कॉलर वाला हिस्सा है
इस कॉलर वाले हिस्से में एक ऐसे स्ट्रक्चर सा पाया जाता था, थोड़ा रॉड जैसा दिखता था, लाइक ये रॉड जैसा दिखाई देता था ये इस जगह पर। तो लोगों ने कहा यार कॉर्टा तो कहलाएगा ही, इसी को हम पहले जो है दैट इज नोटोकॉर्ड के नाम से जानते थे, और शायद यही वजह थी कि हम इसे जो है कॉर्टा में रख लेते थे। तो इनिशियली हम इसे नोटोकॉर्ड के नाम से जानते थे, बट नाउ इट इज नेम्ड एज बक्कल डाइवर्टिकुला। डाइवर्टिकुला का मतलब होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर, तो वो एक्चुअली ये है। इसे हम स्टोमोकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, स्टोमोकॉर्ड। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और शायद इसी वजह से हम इसे कॉर्टा माना करते थे। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि सर ये बक्कल डाइवर्टिकुला है, इट इज नॉट नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड नहीं है। और अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो लोगों ने कहा भाई आप कॉर्डेटा कैसे हो सकते हो, आप इस फाइलम में क्या कर रहे हो, आपको तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये जब नोटोकॉर्ड नहीं है तो इसे निकाल के बाहर करिए, तो ये कॉर्डेटा फाइलम से बाहर चला आया। तो दो बातें हमने आपसे कही कि इस फाइलम के सभी मेंबर जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन हैं। दूसरी बात कही शरीर 3 हिस्सों में बटा हुआ होगा, प्रोबॉसिस होगा, कॉलर होगा, एक लंबी सी ट्रंक होगी, और इसी कॉलर वाले हिस्से में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कभी पहले नोटोकॉर्ड के नाम से जानते थे, बट नाउ इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड एज ए बक्कल डाइवर्टिकुला। एक पॉइंट और आपको यहाँ समझना चाहिए कि सर्कुलेशन को लेकर, अभी मैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक भी पढ़ूंगा, जो सर्कुलेशन है इस फाइलम में एंड दैट इज ऑफ ओपन टाइप। ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट जरूर है, इसलिए कि जब ओपन टाइप का जिक्र होता है तो हमारे जहन में सिर्फ इंसेक्टा यानी वही ध्यान आता है, आर्थ्रोपोडा और कोई बात ध्यान नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जरूरी है। एक और बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली हम आपको इसलिए इसकी बात कर रहे हैं कि आप खाली ओपन टाइप जाने। सर यहाँ पर नो रिस्पिरेटरी पिगमेंट, कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं पाया जाता है, यानी ब्लड इज कलरलेस। यस, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। सर चौथा पॉइंट एक और बड़ा महत्वपूर्ण है, शायद आप ध्यान दे दें उस पॉइंट को लेकर। सर रिस्पिरेशन का पॉइंट है। यस, तो बात आई भाई रेस्पिरेशन पानी में है, तो हम उम्मीद तो करते हैं कोई इक्वेटिक टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होना चाहिए जो पानी में रेस्पिरेशन में मदद कर सके। तो हम लोग बड़ी सरल भाषा में कहते हैं गिल्स। तो रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सरल भाषा में ही लिखा जाता है। लेकिन बात यहाँ से खत्म हो जाती तो हम इस शुरुआत में इतना जिक्र क्यों करते। एक्चुअली हम जब गिल्स कहते हैं तो हमें गिल्स खाली याद आता है भाई फिशेस वगैरह में, लेकिन इनके गिल्स बड़े विचित्र हैं, एंड दीज आर डॉर्सल। ये डॉर्सल गिल स्लिट्स से बने होते हैं, गिल स्लिट्स। तो आप कहोगे ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भाई, गिल स्लिट से ही तो सब बनता है। सर हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि अगर हम कॉर्डेट के फीचर को जानें, जैसे कॉर्डेटा में आप फिशेस जानोगे, कॉर्डेट फीचर की बात करें तो वहां भी आप देखोगे गिल्स पाया जाता है, ये इक्वेटिक है फीचर, लेकिन यहाँ पर हमेशा लैटरल गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, लैटरल गिल स्लिट्स। अब आपको याद तो आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको थोड़ी फिशेस के बारे में आइडिया दूं, क्योंकि गिल्स तो हम वही बनाते। खैर मैं यहाँ पर गिल्स बनाऊं तो देखिए आप पोजीशन जो बनाते थे याद करिए लैटरल थी कि नहीं। तो ये लैटरल पोजीशन हुआ करती है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फीचर है कि भाई अगर हम कॉर्डेट पढ़ते तो हमें सिर्फ ये नजर आता, लेकिन चूंकि हम हेमिकॉर्डा पढ़ रहे हैं इसलिए ये डॉर्सल गिल सेट्स का पाया जाना, यानी डॉर्सली लोकेटेड गिल्स का पाया जाना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है इस जगह पे। अब एक और वर्ड आता है भाई, आपने सर्कुलेशन की बात कर ली, रेस्पिरेशन की बात कर ली, तो एक्सक्रीशन भी तो हम ढूंढ रहे हैं। एक्सक्रीशन कैसे करेंगे?
और एक्सक्रीशन खाली आप अगर पढ़ के लिख देंगे तो बात हमारी तरफ से तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तो एक्सीटरी ऑर्गन आपको काफी पहले फाइलम से पढ़ाए हैं। भाई फ्लेम सेल आपने पहले पढ़ा प्लेटिहेल्मिन्थीज में, फिर रीनट सेल आपने पढ़ा स्केल्मिन्थीज में, फिर मेल्पिगन ट्यूब्यूल आपने पढ़ा आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में आपने नेफ्रीडिया पढ़ा, मोलस्का में आके मेटानेफ्रीडिया भी एक शब्द आया था, आप ऑर्गन ऑफ बोजानस कहते थे, सैकलाइक किडनी थी। सर इकाइनोडर्मिटा में आके अपने एक्सीटरी जो ऑर्गन था वो हटा दिया था, वहां पर अमोनेटेलिज्म तो था, लेकिन यहाँ पर एक्सीटरी स्ट्रक्चर के नाम पे एक बहुत बढ़िया सा नाम है और इसे हम लोग नाम दिया करते हैं, दैट इज द प्रोबॉसिस ग्लैंड। प्रोबॉसिस ग्लैंड, यस। तो प्रोबॉसिस ये CIS है, दिस। तो एक्सक्रीशन जो होता है वो प्रोबॉसिस ग्लैंड से होता है और वो भी सिंगल होती है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर इसी को ग्लोमेरुलस के नाम से भी जाना गया है, आपकी एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, इसलिए मैं थोड़ा परहेज कर रहा था, क्योंकि ग्लोमेरुलस का नाम जब आता है तो आप जाहिर है कहीं एक खास जगह जरूर पहुंच जाते हैं। तो इनकी बात पूरी हो गई है। अंतिम एक पॉइंट आप अगर याद कर पाए कि जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है और लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा ये फ्री स्विमिंग लार्वा है। तो मैंने शायद 5 या 6 पॉइंट आपको बताए हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं तो वो मैं रिपीट कर दूं। पहली बात कही हमने कि सर फैक्टस्टिक फीचर में कि पहले किसी जमाने में हम इनको जो है अपने कोएटा का जो है मेंबर मानते थे, बट अब ऐसा नहीं है। फर्स्ट पॉइंट बोला कि एक्सक्लूसिव मरीन फाइलम है। दूसरा पॉइंट का बोला कि शरीर इनका 3 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देगा। सर एक का नाम कहलाएगा प्रोबॉसिस, दूसरे का नाम कहलाएगा कॉलर, तीसरे का नाम कहलाएगा ट्रंक। तो इसी कॉलर वाले हिस्से में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम पहले नोटोकॉर्ड समझते थे, बट नाउ इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड एज ए बक्कल डाइवर्टिकुला एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द फाइलम कोएटा एंड एस्टेब्लिश्ड एज ए सेपरेट फाइलम दैट इज हेमिकोएटा। तो आज हम उसे बक्कल डाइवर्टिकुला कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है नंबर 3 पर कि सर सर्कुलेशन जो है वो ओपन टाइप का पाया जाता है, कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पर नहीं होता। चौथा पॉइंट आता है कि सर जो हमारा रेस्पिरेशन है दैट इज बाय गिल्स, और खाली गिल्स के लिए मैं आपसे इंसिस्ट भी नहीं कर रहा हूँ, यू हैव टू थिंक कि द गिल्स आर डॉर्सली लोकेटेड। और ये वाली बात इसलिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉर्डेट फीचर है उस कॉर्डेट फीचर में हम कहते हैं लेटरली पोजीशन गिल्स हैं। सर एक्सक्रीशन जो है हम प्रोबॉसिस ग्लैंड से करते हैं, सिंगल सी ग्लैंड है, हम उसे ग्लोमेरुलस के नाम से भी जानते हैं। फिर डेवलपमेंट हमने आपसे कहा टॉर्नेरिया लार्वा है एंड दैट्स ए फ्री स्विमिंग लार्वा, क्योंकि कभी कभी जो लार्वा होता है वो पैरासाइट होता है, तो इट्स ए फ्री स्विमिंग लार्वा। तो ये पूरी बात हमारी हो गई जनरल फीचर्स को लेकर। अब हम अपने जैसा हमेशा करते हैं एनसीईआरटी की लाइन को आपके साथ पढ़ेंगे और उन्हीं शब्दों को लिखना चाहेंगे। जैसे सबसे पहली बात आती है भाई सामान्य फीचर में, दैट इज लिखा हुआ है जो हेमिकोएटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज एन सब फाइलम ऑफ फाइलम कार्डेटा। यानी शुरुआत में अगर हम अर्लियर कॉन्सेप्ट की बात करें, शुरू में अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या था, एंड इट इज कंसीडर्ड एज सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। छोटी सी बात है बट लिख रहा हूं मैं ताकि आपके पास नोट्स भी आपके पास मिले। लेकिन बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर द नॉन कॉर्डेटा। लेकिन अगर हम आज की स्थिति की बात करें सर वो तो अर्लियर कॉन्सेप्ट है, ये जो है नॉन कॉर्डेटा है, कॉर्डेट है ही नहीं, नॉन कॉर्डेटा, और उसके अंदर एक सेपरेट फाइलम के फॉर्म में स्टैब्लिश है, इसलिए आज हम इसे हायरार्की में फाइलम रखते हैं, सब फाइलम नहीं कहते। अब कंफ्यूजन कहां से आया, वो आता है हेमिकोएटा हैज एन रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड।
कि अगर हम इसके शरीर को देखेंगे तो 3 हिस्सों में दिखाई देगा। प्रोबॉसिस है, देन कॉलर है, एंड देन लंबी सी ट्रंक है, लाइक दिस, ऐसे। तो इसी जगह पर आपसे बात कही जा रही है कि जो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, फिर वही पॉइंट आया कि यहाँ पर आपके पास एक स्टोमोकॉर्ड नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसी वजह से शायद हम कंफ्यूज थे पहले कि इसी को नोटोकॉर्ड कहते थे, लेकिन स्पष्ट लिखा गया दैट इज नॉट अ नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड नहीं है। तो बाद में पता चला कि भाई बता तो क्या है, तो दैट इज अ बक्कल डाइवर्टिकुला, बक्कल डाइवर्टिकुला, डाइवर्टिकुला। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी जो लाइन लिखी है कि शुरू में हमारा कॉन्सेप्ट था कि ये कॉर्डेटा का एक सब फाइलम है, लेकिन अब इस्टेब्लिश हो गया कि भाई ये कॉर्डेटा है ही नहीं, इसे अगर आपको पढ़ना है तो नॉन कॉर्डेटा में पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टोमोकॉर्ड की बात। अब सर अगले पॉइंट की हम बात करें तो सर सबसे पहला पॉइंट आता है मरीन एनिमल्स। तो ये तो मैंने आपको बताई बात कि सर सभी के सभी मेंबर जो हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। फिर अगला शब्द आता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बात इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज से नहीं काफी देर से इस बात को पढ़ रहे हैं। जब हमने एस्केलमेंथीज पढ़ना शुरू किया था तब से ये बात आ गई थी। फिर शब्द आता है बाइलेटरल सिमेट्री, अब भी हम वहीं टिके हुए हैं। सर हमारे पास प्लेटिहेल्मिन्थीज से जब हम आगे बढ़े थे तो हमारी सिमेट्री बाइलेटरल ही हो गई थी। बीच में दो लोगों ने हम लोग को धोखा दे दिया। कुछ मोलस्क ऐसे हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के दौरान जो है वो टॉरजन कर लिया, इस वजह से वो एसिमेट्रिकल हो गए, और इकायोडर्मिटा के सभी मेंबर ने तो मिलके धोखा दिया और सभी के सभी रेडियल सिमेट्री को अडॉप्ट कर लिया। अगला शब्द आता है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये बार बार कह रहे हैं, काफी देर से ढो रहे हैं, समय पूरा भी होने वाला ढोते ढोते। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम लोग ने पढ़ना शुरू किया था, दैट वाज फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, वहां से लेकर आते। फिर अगला शब्द है सीलोमेट। सीलोमेट, अब एनसीईआरटी को यहीं पर आगे रुक जाना होता है, वो सीलोमेट के आगे कहना नहीं चाहती, कोई भी वजह हो, लेकिन हम लोग तो सर आगे कहेंगे, एंड दे आर इंटरोसीलोमेट। इंटरोसीलोमेट, पिछला जो आपने इकायोडर्मिटा पढ़ा था वो भी इंटरोसीलोमेट ही था, लेकिन सर इंटरोसीलोमेट के साथ साथ से ड्यूटेरोस्टोम भी होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम का मतलब होता है जहां एनस फॉर्म्स फर्स्ट, देन माउथ, जहां मुंह बाद में बनता है, एनस पहले बनता है, हम उसी को कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि मरीन एनिमल है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। फिर बात कही गई द बॉडी इज सिलिंड्रिकल, जाहिर है जैसे हमारे यहाँ सिलिंड्रिकल वर्ड कहा गया वो सिलिंड्रिकल बॉडी दिख भी रही है, दैट इज सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल बॉडी। हाँ ये बात अलग है, शरीर इनका आगे लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू, तो शरीर इनका बटेगा, सहमत हूँ इस बात से, 3 हिस्सों में। सर सबसे पहला वाला जो पार्ट होगा ये आगे वाला, एंड दैट इज अ प्रोबॉसिस। इसमें किताब पढ़ रहा हूँ इसलिए आपको दोबारा लिखना पड़ रहा है, एंड दैट इज कॉलर, और सबसे बड़ा हिस्सा जो है एंड दैट इज ट्रंक। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है, फिगर भी इसकी बनी हुई है। फिर बात कही गई हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसको लेकर कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, यानी जो सर्कुलेशन है, ये पॉइंट मैंने पीछे बोला, ओपन टाइप। यहाँ पर तो सिर्फ इतनी ही बात लिखी है, लेकिन सर ब्लड इज कलरलेस, सर ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्लड कलरलेस है। तो आ जाते हैं कलरलेस लिखने, दैट इज ब्लड कलरलेस। अब वजह तो एक ही होगी भाई, कलरलेस है क्योंकि नो रिस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज नो रिस्पिरेटरी पिगमेंट, यस। फिर अगला शब्द है आपके पास सेंटेंस है, दैट इज एक्सक्रीशन थ्रू द बाई, sorry, respiration is through
ये, हाँ, दैट इज रेस्पिरेशन बाय गिल्स। लेकिन मैंने आपको अभी पीछे वाले पेज पे आपको बताया कि हम जब गिल्स की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स है, तो हमें ये बताना होता है कि सर दे आर डोर्सल गिल स्लिट्स। ये जो बने हैं ये डोर्सल गिल स्लिट्स से बने हैं, जबकि कॉर्डेट का जो फीचर होता है वो लेटरल गिल स्लिट्स का होता है। इसलिए यहाँ पे जो गिल्स आप बोलें तो सर उसको समझ के याद करें। और जो अगला पॉइंट आता है दैट इज एक्सक्रीशन जो है, एंड दैट इज बाय द सिंगल एक्सक्रीशन बाय सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड। इसी को कहीं कहीं ग्लोमेरुलस भी कहा गया है, लेकिन होती एक ही है, यही एक्सीटरी ऑर्गन है। लेकिन आपको सर इसको पढ़ते वक्त सिर्फ पीछे के भी चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ फ्लेम सेल था, रिनेट सेल था, नेफ्रिडिया था, मेल्पिगिन ट्यूब्यूल था, इवन ऑर्गन ऑफ बोजानस था, एंड द लास्ट वन एगानोडर्मिटा में कोई एक्सीटरी ऑर्गन था ही नहीं। एंड नेक्स्ट है दैट इज सेक्सेस आर सेपरेट, जाहिर है unisexual separate. Then external fertilization and the last जो term लिखा हुआ है that is development, indirect development, that is indirect development। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का जिक्र होगा तो लार्वा हम लोग को जरूर बताना होना चाहिए, दैट इज टॉर्नेरिया। मैं फिर से लिख दूं, टॉर्नेरिया लार्वा, एंड इट्स ए फ्री स्विमिंग लार्वा। तो इतनी बातें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वैसे हम जोड़ना चाहते तो इसमें कुछ और बातें भी जुड़ सकती थी। एक लाइन यहाँ पे लिखी नहीं इन्होंने, लिख देना चाहिए था सर बॉडी जो है यहाँ पर इस तरह से है तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान वहीं पे नजर आता है जिस जगह पे आपके पास कंप्लीट डायसी ट्यूब पाई जाती है, क्योंकि जब कंप्लीट डायसी ट्यूब पाई जाएगी तभी हम कह पाते हैं कि वो प्रोटोस्टोम है या ड्यूटेरोस्टोम है। जहां पर नहीं है उस जगह हम ये बात नहीं कह पाते हैं। तो अब सर हम एग्जाम्पल की बात कर लें कि कौन कौन से मेंबर इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, और इन दोनों में भी एक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज बेलेनोग्लॉसस। वैसे एक और नाम है दैट इज सेकोग्लासस। 2 मेंबर हैं, तो मुझे लगता है एक अगर आप याद कर लेंगे तो दूसरा आप क्यों याद करेंगे। दूसरे का नाम तो मुझे लगता है उसी की तरह से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। सर जो बेलेनोग्लॉसस है इसके 1-2 नाम और रखे गए हैं, सर उसे देख लें। इसको एक नाम देते हैं एक्रोन वर्म। इसी को हम नाम देते हैं टंग वर्म। यस। अब सर यहाँ पे जो बात आती है बेलेनोग्लॉसस को लेकर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सो इंपॉर्टेंट कि हमारे ख्याल से तकरीबन आपको जरूर टकराएगा किसी, जब आप सॉल्व करेंगे उस जगह पर, और शायद इसी वजह से बेलेनोग्लॉसस इंपॉर्टेंट हो भी पाया। इट्स ए कनेक्टिंग लिंक सर भाई किसके बीच में, दैट इज बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, एंड नॉन कॉर्डेट। तो ये इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इसी वजह से बेलेनोग्लॉसस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फीचर्स को लेकर सेकोग्लॉसस भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक भी याद करेंगे तो हमारी बात पूरी बन जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है वो जो फाइलम है उस फाइलम में कुछ विशेषताएं थीं। तो मैं एक बार फिर दिखा दूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। आप डायग्राम को देख के साथ आप इसे कोरिलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला पेज, और ऐसे इसी में हमने अपनी सारी बातें कह दी थी, अगर आप समझ पाए होंगे तो। खैर, ये रहा हमारा हेमिकोएटा एज ए फाइलम। अब इसके बाद का जो फाइलम है एक ही बचता है, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। तो हमारे ये जो छोटे छोटे वीडियोस हैं जिनको हम अपनी एनसीईआरटी के साथ को रिलेट कर रहे हैं, सर इन वीडियोस को आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और कोशिश करें इसको शेयर करें ताकि
जिन बच्चों के पास कोई कोचिंग क्लासेस नहीं है वो जो है इनसे लाभ उठा सकें। अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आपको पसंद आता है तो सर एक थंब जरूर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप हमारी चीज़ को लाइक करते हैं, क्योंकि बिना अप्रिशिएशन के कोई काम करना बड़ा मुश्किल होता है। आप अप्रिशिएट करोगे तभी हम काम कर पाएंगे, अदरवाइज शायद काम में वो मज़ा नहीं आता है। तो ये हमारे जो YouTube के छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जस्ट फॉर हेल्प ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन इन एनी कोचिंग क्लास बिकॉज ऑफ एनी रीजन। खैर, लेकिन जिन लोग को हमारे क्लासरूम के वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो वो बड़ी आसानी के साथ हमारे ऐप पे जा सकते हैं। उस ऐप पे जाकर के जूलॉजी प्रीमियम कोर्स को ले सकते हैं। उस प्रीमियम कोर्स में हमारे क्लास में पढ़ाए गए एक एक टॉपिक के एनसीईआरटी के ही टॉपिक के अलोंग वो लेक्चर्स हैं। उन लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, क्लास की फीलिंग पा सकते हैं। लेकिन उस कोर्स को जो भी बच्चा लेगा उसको हर चौथे दिन एक टेस्ट से भी गुजरना होगा। उसमें आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे एक टेस्ट अनाउंस रहे कि उस फॉर्मेट पे आपके पास हर फोर्थ डे, एवरी फोर्थ डे यू हैव टू इंटर इनटू द टेस्ट, और टेस्ट दे करके आप अपने आप को समझ सकते हैं। हम भी समझ सकते हैं कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। यूं ही प्रयास करते रहें, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।